हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारांश एकेडमी। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स मार्च 2021 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश से बन सकते हैं, साथ ही स्टैटिक जीके जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, उसको हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं मार्च 2021 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, आयुष्मान आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो आयुष्मान आपके द्वार योजना दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुई। हालांकि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी ये शुरू हुई है। तो ये योजना क्या है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि 23 सितंबर 2019 को, कब? 23 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था। कहां से किया गया था? तो रांची, जो कि झारखंड में स्थित है, वहां से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत क्या किया गया था दोस्तों कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य बीमा देने की गारंटी दी गई थी। ठीक है, तो इसी के तहत एक आयुष्मान कार्ड बनता है और वो कार्ड के बिना आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। तो मध्य प्रदेश के द्वारा क्या किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो गांव गांव जाकर ही उनको क्या बनाया जाएगा, जो परिवार हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा गया आयुष्मान आपके द्वार योजना। क्या नाम रखा गया? आयुष्मान आपके द्वार योजना। इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार में FIR आपके द्वार, वेद आपके द्वार और आपकी सरकार आपके द्वार योजना भी क्रियान्वित की जा चुकी है। तो बस आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना कब आई थी? 23 सितंबर 2019 को शुरू हुई रांची, झारखंड से। क्या है कि भैया ये 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और इसके तहत 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। कितने? 1.5 लाख। और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है दोस्तों, जिसे मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल में पहली बार किस सवारी गाड़ी को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का सम्मान मिला है? तो इसका सही जवाब है हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को मित्रों इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का सम्मान मिला है, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को। अगला प्रश्न है, हाल में ही इंदौर में आयोजित 23वें मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता? ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? इंदौर में हुई। ठीक है, इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हिसान उर रहमान ने। किसने जीता? हिसान उर रहमान ने। आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि हिसान उर रहमान का संबंध किससे है? तो वे तो भैया शूटिंग से। किससे है? शूटिंग से है। और कहां पर आयोजित हुई ये चैंपियनशिप? तो ये इंदौर में आयोजित हुई। कहां पे? इंदौर में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ये आयोजित हुई। हिसान उर रहमान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। अगला प्रश्न है कि रूस में आयोजित होने वाली फेंसिंग विश्व कप, फेंसिंग मतलब तलवारबाजी, मध्य प्रदेश से कौन भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये करेंगे, ये देखिए, ये है खुशी दाबड़े। खुशी दाबड़े को बहुत खुशी हुई कि वो रूस में आयोजित होने वाली फेंसिंग विश्व कप, तलवारबाजी विश्व कप में क्या करेंगी? भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खुशी दाबड़े, जिन्होंने रूस में आयोजित होने वाले फेंसिंग विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, वो कहाँ से हैं? तो भोपाल से हैं। और ये इन्होंने क्या किया? रूस में आयोजित होने वाले फेंसिंग विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इनका संबंध है तलवारबाजी से। याद रखना, तलवारबाजी से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अभी हाल में ही ONGC ने मेथेन गैस के भंडार मिले हैं? बहुत IMP क्वेश्चन है। तो दोस्तों दमोह जहां हाल में ही उपचुनाव संपन्न हुए, तो वहीं दमोह पर ONGC ने मेथेन गैस के क्या भंडार जुड़े। दमोह में लगभग 24 गांव में मेथेन गैस के भंडार मिले हैं और बोरिंग से यहाँ पे आग निकली, तो इससे इसका प्रमाण पता चला। और 28 कुएं दोस्तों खोदे जा चुके हैं। और ये मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी सकारात्मक न्यूज़ है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में इससे निसंदेह मध्य प्रदेश लाभान्वित होगा। तो ONGC के द्वारा मेथेन गैस के भंडार कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? दमोह में मिले हैं।
अगला प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के देशों में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, झीलों की नगरी भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? झीलों की नगरी भोपाल में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए। और आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की थी मित्रों? तो वो की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने आधुनिक भोपाल की स्थापना की थी, दोस्त मोहम्मद खान ने। भोपाल दोस्तों क्या है? भोज जो बेडलैंड है वो कहाँ पे दोस्तों? वो भी भोपाल में स्थित है, भोज बेडलैंड। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी दोस्तों भोपाल में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? भोपाल में ही स्थित है, भोपाल में। भोजपुर शिव मंदिर जिसे मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो भी कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति। तो आप यही जान लीजिए कि नई शिक्षा नीति क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति घोषित की। वर्तमान जो नीति है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उसका जो मुख्य कार्य था वो था नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। और उसी समिति की सिफारिश पर 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू हुआ है। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं दोस्तों, जिसमें से पहला उद्देश्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% तक लाना। सकल नामांकन अनुपात कितना लाना है? 100% तक लाना है। जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा खर्च करेंगे साहब? तो हम करेंगे जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च। तो 100% नामांकन दर और 6% जीडीपी का हिस्सा लाना इसका प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 फॉर्मूला पर काम करेगी, जिसमें 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। कक्षा 5 तक के बच्चों को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। साथ ही साथ दोस्तों शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है कक्षा 6 से ही, और साथ में इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, तो व्यावसायिक शिक्षा कब से देने लगेगी? कक्षा 6 से ही देने लगेगी। इसके अतिरिक्त बहुत शानदार प्रावधान इसमें किया गया है, जैसे शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। एक उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। साथ में योग, संगीत आदि जैसी गतिविधियों पर मुख्य फोकस किया गया है। और नए पाठ्यक्रम को निर्धारण करने का जो काम दिया गया है वो एनसीईआरटी को दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छे प्रावधान नई शिक्षा नीति में है। उम्मीद है कि ये शिक्षा नीति भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में ही नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स, ठीक है, जो भूमि रिकॉर्ड होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनकी सेवाओं से संबंधित एक इंडेक्स जारी किया गया। उसमें मध्य प्रदेश को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में। ठीक है, तो लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को मित्रों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जबलपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? पंचगव्य अनुसंधान संस्थान। तो पंचगव्य अनुसंधान संस्थान दोस्तों जो गाय होती हैं तो उनके जो उत्पाद होते हैं, गोबर होते हैं आदि पर अनुसंधान करने के लिए जबलपुर के वेटरनरी विश्वविद्यालय में एक पंचगव्य अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश का पहला होगा। तो मध्य प्रदेश का पहला पंचगव्य अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? जबलपुर में बनाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। और ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों? यहीं पर स्थित है। 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ पर है? यहीं पर स्थित है। साथ ही साथ हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, गन कैरिज फैक्ट्री भी कहाँ पे है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है। जबलपुर के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये देखिए जबलपुर महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। हालांकि अब कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई, एकमात्र नहीं रहा। मदन महल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये जबलपुर में स्थित है, जिसे पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा भी प्राप्त है। और मदन शाह ने मदन महल का निर्माण करवाया था। 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट, पिसनहारी की मड़िया जो कि जैन तीर्थ स्थल है,
ये सब कहाँ पे स्थित है मित्रों? जबलपुर में ही स्थित है। तो याद रखना, महात्मा गांधी सामुदायिक विकास केंद्र, संगमरमर की नगरी, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, कृषि विश्वविद्यालय, मदन महल, 64 योगिनी मंदिर, भेड़ा घाट, पिसनहारी की मड़िया आदि जो स्थल है वो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा? तो ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, यह है दतिया जिला। इसी दतिया जिले में संस्कृत महाविद्यालय का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दतिया जिले के बारे में। दोस्तों, दतिया जिला जो है वो प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? दतिया सर्वाधिक सिंचित जिला है। एक अभिलेख गुर्जरा अभिलेख आपने सुना होगा इसके बारे में, यह है मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख। क्या नाम है? गुर्जरा। ये कहाँ पर स्थित है? दतिया जिले में स्थित है। पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो आपका जवाब होगा गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, जो कि दतिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दतिया में स्थित है। साथ ही सर्वाधिक सिंचित जिला भी कौन सा है? दतिया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीताम्बरा पीठ। 52 शक्तिपीठ हैं, 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ कहाँ पे है? दतिया में स्थित है। इसका पहले जो नाम था दोस्तों वो दिलीप नगर था। पहला क्या नाम था? दिलीप नगर था। जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी यहीं पर स्थित है। तो दो प्रश्न बनेंगे, सोनागिरी क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। कहाँ स्थित है? दतिया जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि 2021 में की जनगणना में दोस्तों अब कौन सा जिला हो जाएगा? निवाड़ी जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निवाड़ी। परंतु 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछे तो दतिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस जिले के किस जगह के किले में न्याय मुकुट का हीरा है, ये लिखा गया है। तो ये है दतिया में स्थित किला, यहाँ पे लिखा गया है कि न्याय मुकुट का हीरा है। ठीक है, तो ये बातें हैं दतिया जिले के बारे में। मैंने आपको बताया है कि ये वीडियो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, साथ में स्टैटिक फैक्ट्स है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बस अंत तक देखिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी मेरी वीडियोस। ठीक है, तो दतिया प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है? दतिया में है। सम्राट अशोक का है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थित है? पीताम्बरा पीठ स्थित है दतिया में। इसका प्राचीन नाम क्या था? दिलीप नगर था। सोनगिरी जो कि तीर्थ स्थल है कहाँ स्थित है? दतिया जिले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हुआ करता था, अब होगा निवाड़ी। और यहाँ के किले में लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है। अगला प्रश्न, मार्च 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नर्मदा के किस घाट पर महाआरती में शामिल हुए? तो ये ग्वारी घाट है, बहुत सुंदर है। ग्वारी घाट जबलपुर में स्थित है और इस घाट के उस पार बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। आप कभी मौका मिले तो जरूर जाइए और शाम को नर्मदा की आरती में शामिल हुई, आपको बहुत ही सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी ग्वारी घाट जबलपुर में शामिल हुए, जो कि कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ग्वारी घाट दोस्तों जबलपुर में है, जबकि सेठानी घाट दोस्तों कहाँ पे है? होशंगाबाद में। कहाँ पे है? होशंगाबाद में। अब बात है नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है भैया? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जबकि मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर। ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। पुनासा जो कि खंडवा में स्थित है, तो उस पर इंदिरा सागर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। इसकी दोस्तों 41 सहायक नदियां हैं। बाईं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं वो 22 हैं, जबकि दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां 19 है। ठीक है, चबा, सक्कर, दूधी, हथनी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, और सरदार सरोवर परियोजना भी दोस्तों नर्मदा नदी पर ही स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी दोस्तों जिसे जीवित व्यक्ति का दर्जा मिला है। क्या मिला है? जीवित व्यक्ति का दर्जा मिला है। तो यही वो नदी है जिसके किनारे पर स्थित है ग्वारी घाट जबलपुर में, और श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस महाआरती में शामिल हुए
मार्च 2021 को। अगला प्रश्न है, किसने इजिप्ट के कायरो में आयोजित वर्ल्ड कप महिला ट्रैप टीम, तो इसका क्या सही जवाब है? इसका सही जवाब है मनीषा कीर। तो मनीषा कीर ने इजिप्ट के कायरो में आयोजित वर्ल्ड कप महिला ट्रैप टीम इवेंट में भारत को रजत पदक दिलाया। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मनीषा कीर है, भोपाल की निवासी हैं और ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता जो मत्स्य पालक हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड कप महिला ट्रैप में क्या मनीषा कीर ने रजत पदक दिलाया है, सिल्वर मेडल दिलाया। तो आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, हाल में ही चर्चित रही मध्य प्रदेश की खिलाड़ी मनीषा कीर का संबंध किससे है? तो आप आंसर कर दीजिएगा, शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फोर्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज के लिए किस जिले के आशीष मिश्रा को चयनित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जबलपुर के हैं आशीष मिश्रा। ये आप देख पा रहे होंगे मैगजीन में। तो जबलपुर के आशीष मिश्रा को फोर्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज के लिए चुना गया है, ठीक है। ये देखिए, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, जर्मनी में जॉब भी करके आए हैं और इनको चुना गया है फोर्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 का कवर पेज के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका क्या सही जवाब है? जबलपुर। जबलपुर के बारे में दोस्तों हम देख चुके हैं। तो यहीं पे बनाया जाएगा रेडीमेड गारमेंट हब। क्या बनाया जाएगा? रेडीमेड गारमेंट हब बनाया जाएगा जबलपुर में ही, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले को रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जबलपुर को। 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया जाएगा नगर निगम, भोपाल नगर निगम में, ठीक है। सबसे बड़ा लोगो बनाया जाएगा देश का। कितने किलो कबाड़ यूज करेंगे? 1500 किलो कबाड़ यूज करेंगे। झीलों की नगरी भोपाल। आधुनिक भोपाल की स्थापना दोस्तों किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, पहले लोगो ऐसा था, अब लोगो चेंज हो जाएगा। उस लोगो को बनाने में लगेगा 1500 किलो कबाड़, जो कि भारत का सबसे बड़ा लोगो होगा। चीन में आयोजित होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गौरव यादव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका संबंध किस जिले से है? तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन चीन में किया जा रहा है। तो चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गौरव यादव, जो कि कहाँ के हैं? भिंड के हैं। कहाँ के हैं? भिंड के हैं। वो भी क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे। और इनका जो संबंध है दोस्तों, वो है ताइक्वांडो से। किससे है? ताइक्वांडो से। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है गौरव यादव, जो कि ताइक्वांडो से संबंधित है और चीन में होने जाने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और इनका संबंध भिंड से है। तो अब देख लेते हैं भिंड के बारे में। दोस्तों, भिंड जिले को बागियों का गढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागियों का गढ़ कहा जाता है। डाकुओं की सरना स्थली कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, डाकू म्यूजियम भी कहाँ पे बनाया जा रहा है? हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डाकू म्यूजियम भिंड में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, वो भिंड है। मध्य प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? तो वो भी भिंड में है। मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो वो भी भिंड में है। तो बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? भिंड को। अनुसूचित जनजाति सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? भिंड में स्थित है। प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह मालनपुर कहाँ पे दोस्तों? भिंड में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भिंड में ही स्थित है, ठीक है। सरसों उत्पादित जिला है। जमधरा में रेणुका माता मंदिर यहीं पर स्थित है। यहाँ की औसत वर्षा जो है 55 सेंटीमीटर है। ये था भिंड के बारे में, ठीक है। तो हमने जबलपुर के बारे में देखा, हमने भिंड के बारे में भी देखा। अगला प्रश्न है कि देश के सभी 407 नगरीय निकायों में मिशन नगर उदय कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 12 मार्च 2021 में। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को उन्नत बनाने के लिए, बेहतरीन आधारभूत संरचना देने के लिए, स्वच्छ जल, स्वच्छता, बिजली आदि सुविधाओं से उन्नत बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन नगर उदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और यह मध्य प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में लागू किया गया है। 12 मार्च 2021 से इसका क्या हो गया है? शुभारंभ हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल में कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में अव्वल आने का श्रेय किस जिला अस्पताल ने हासिल किया है? तो ये किया गया है दोस्तों जबलपुर में स्थित विक्टोरिया अस्पताल। क्या? विक्टोरिया जिला अस्पताल। इसे कायाकल्प अवार्ड के तहत प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान किसको मिला है? भोपाल को। तीसरा मिला है विदिशा को। अब जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल को कितने रुपए मिलेंगे? तो इसको मिलेंगे 50 लाख रुपए, ठीक है। पर ये जान लेना आवश्यक है कि कायाकल्प अवार्ड क्या होते हैं। तो दोस्तों,
15 मई 2015 को, कब? 15 मई 2015 को भारत सरकार के द्वारा कायाकल्प योजना शुरू की गई। इसके तहत क्या किया गया? स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करने के लिए और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कायाकल्प योजना लेके आए। इसके तहत क्या किया गया? विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों की घोषणा की गई कि भैया जो अस्पताल सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा हम उसे क्या प्रदान करेंगे? कायाकल्प अवार्ड प्रदान करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये रहेगा कि सब एक दूसरे से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और इससे इनडायरेक्टली स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा। तो इसी के तहत कायाकल्प अवार्ड 2020-21 के तहत जबलपुर का जो विक्टोरिया जिला अस्पताल है वो प्रथम स्थान पर आया है, इतना याद रखना। और कायाकल्प अभियान की शुरुआत 15 मई 2015 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन जागरूकता लाने के लिए राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये सारिका घारू को किया गया। ये आप देख पा रहे होंगे, सारिका घारू जो कि एक टीचर है, शिक्षिका है। इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हें राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 में। बसंत में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? बसंत प्रताप सिंह। वो कौन है? बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लेके आया और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और शानदार योजना थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण इलाके हैं 500 से अधिक आबादी वाले, और यदि वो पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र तो 250 से अधिक आबादी पर 12 सड़कों से जोड़ना। मतलब 12 सड़कों से जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नॉर्मल गांव है तो 500 और रेगिस्तानी पहाड़ी गांव है तो 250 की जनसंख्या पर इसको बनाना था, सड़कों को बनाना था। 25 दिसंबर 2000 को यह योजना आई थी। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर एक दिन का गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया मीनाक्षी वर्मा को। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। यह है कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा। ये कौन है? कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा। और इनके पास में कौन बैठे हैं? ये बैठे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। इन्होंने क्या बनाया? मीनाक्षी वर्मा को एक दिन का गृह मंत्री बनाया। इन्होंने लोगों के सुनवाई भी सुनी और तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो याद रखना, एक दिन का गृह मंत्री बनाया गया मीनाक्षी वर्मा को, ये कांस्टेबल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कौन सा सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो व्हीकल फिटनेस सेंटर। ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्या खोला जाएगा? व्हीकल फिटनेस सेंटर खोला जाएगा। मतलब भैया कि अब तुम्हारा वाहन सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा व्हीकल फिटनेस सेंटर के माध्यम से। अगला प्रश्न है हाल में ही के जिले के डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है। तो ये हैं रतलाम के। कहाँ के हैं? रतलाम के हैं डॉक्टर प्रमोद प्रजापति। ठीक है, इन्होंने मलेरिया के क्षेत्र में काम करने के लिए ये अवार्ड मिला है। किसके क्षेत्र में? मलेरिया के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉक्टर प्रमोद प्रजापति को यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है। रतलाम के हैं, इतना याद रखिएगा। 2 प्रश्न पूछे सकते हैं कि यंग साइंटिस्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो प्रमोद प्रजापति को मिला है। किस लिए मिला है? मलेरिया के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। और कहाँ के हैं? रतलाम के हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में डायमंड म्यूजियम बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा? डायमंड म्यूजियम। तो ये बनाया जाएगा पन्ना में। पन्ना एकमात्र जिला हीरा उत्पादक राज्य जिला है, सॉरी। तो हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना में मिलता है। और यहीं पे बनाया जाएगा डायमंड म्यूजियम। यहीं पे क्या बनाया जाएगा? डायमंड म्यूजियम। बजट 2021-22 में भी इसका प्रावधान किया गया है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि डायमंड म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पन्ना जिले में बनाया जाएगा। चलो अब देखते हैं पन्ना जिले के बारे में। तो पन्ना जिले की एक तहसील है दोस्तों अजयगढ़। अजयगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है। तो अजयगढ़ प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अजयगढ़ का किला ये आपने सुना होगा। अजयगढ़ का किला दोस्तों पन्ना जिले में स्थित है। अजयगढ़ के किले में स्थित दोस्तों क्या है? राजा अमन का महल। राजा अमन का महल कहाँ पे है? अजयगढ़ के किले में स्थित है। इत्रदार महल कहाँ पे है दोस्तों? ये भी स्थित है अजयगढ़ के किले में ही। तो आपसे पूछा जाएगा अजयगढ़ का किला कहाँ पे है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि अजयगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पे है? अजयगढ़ का किला है पन्ना जिले में। पन्ना में ट्री हाउस है और पांडव जलप्रपात भी पन्ना में स्थित है। तो ट्री हाउस कहाँ पे है? वो भी
पन्ना जिले में स्थित है। पांडव जलप्रपात कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे स्थित है, पन्ना जिले में। पुरैना पन्ना जिले में स्थित है। सीमेंट औद्योगिक केंद्र के लिए जाना जाता है पुरैना। महामती श्री प्राणनाथ जी के दर्शनीय मंदिर तथा प्रमामी संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ के लिए विख्यात है। पन्ना जिले ऐतिहासिक धरोहर एवं सुरम्य प्राकृतिक स्थलों से समृद्ध है। पन्ना जिले में स्थित है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को थर्ड जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है 2020 में। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। इतना आप याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तो पन्ना जिले से हमें इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस अकादमी ऑफ सेंटर एक्सलेंस का दर्जा दिया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य की जो हॉकी अकादमी है ग्वालियर में, उसको दिया गया। ये महिला हॉकी अकादमी है दोस्तों, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, और इसी को अकादमी सेंटर ऑफ एक्सलेंस का अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य महिला अकादमी ग्वालियर में। स्थापना कब हुई थी, 2006 में। अगला प्रश्न है, हाल में ही बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। ये किस लोकसभा सीट से सांसद थे? तो दोस्तों ये खंडवा से थे, ठीक है। गांजा उत्पादक जिला है खंडवा। ये आप देख पा रहे होंगे, नंद कुमार चौहान बीजेपी के सांसद थे। कौन सी सीट से थे, खंडवा से थे। अब खंडवा के बारे में देख लेते हैं कि खंडवा में किशोर कुमार की समाधि है, क्योंकि किशोर कुमार का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों, खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली, इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी समारोह भी कहाँ मनाया जाता है, खंडवा में बनाया जाता है। खंडवा गांजा उत्पादक जिला है। खंडवा क्या है, गांजा उत्पादक जिला है। हरसू जो इंदिरा गांधी सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया था। पुनासा ग्राम इंदिरा सागर परियोजना भी कहाँ पे, खंडवा में है, बता चुका हूँ। सिंगाजी की समाधि कहाँ पे दोस्तों, खंडवा में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहाँ पे, खंडवा में स्थित है, मानधाता ग्राम में। कहाँ पे, मानधाता ग्राम में, ठीक है। शंकराचार्य जी की गुफाएं कहाँ पे हैं, वो भी ओमकारेश्वर में है, ठीक है। और रानी काजल रानी की गुफाएं भी कहाँ पे, काजल रानी की गुफाएं भी खंडवा में है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमें खंडवा से प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राज्य को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दतिया जिले को, कि भैया दतिया जिले को अब क्या बनाया जाएगा, एजुकेशन हब बनाया जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई है, और दतिया जिले के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में ही रानी दुर्गावती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रानी दुर्गावती सम्मान से सम्मानित किया गया कुमारी सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत को। किसको? सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत को रानी दुर्गावती सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस सम्मान की जो स्थापना है 2008 में की गई थी, और ये सम्मान आदिवासी पारंपरिक सृजनात्मक कला, शिल्प, समाज सेवा, प्रशासन में अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिए आदिवासी महिलाओं को दिया जाता है, जो कि एक जनजातीय सम्मान है। इसके तहत दोस्तों 2 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। कुमारी सारिका ठाकुर मुस्कान रावत को रानी दुर्गावती सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखिए, सारिका ठाकुर, मुस्कान रावत। किस राज्य में के शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा के शिल्पी बोर्ड का। मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट्स, नदियों का मायका, सोया स्टेट, घड़ियाल स्टेट, बांस स्टेट भी जाना जाता है अब तो, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक वन कहाँ पे दोस्तों? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जनजाति भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था मित्रों? तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये याद रखना, के शिल्पी बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में ही किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी अशोकनगर। कहाँ की जाएगी? अशोकनगर में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा। अशोकनगर दोस्तों 2003 में गुना जिले से अलग हुआ था। कब हुआ था? 2003 में गुना जिले से अलग होकर अशोकनगर जिला बना था, और यहीं पे 108 फीट की हनुमान प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब अशोकनगर के बारे में देख लेते हैं। तो 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग होकर इसका निर्माण हुआ। चंदेरी में बेजू बाबरा की समाधि स्थित है, तो वो भी चंदेरी कहाँ पे है? अशोकनगर में स्थित है। अशोकनगर, ईसागढ़, चंदेरी व मुगावली इसकी तहसीलें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुली जेल कहाँ पे दोस्तों? तो खुली जेल मुगावली में स्थित है, जो कि अशोकनगर में स्थित है। आनंदपुर आश्रम यहीं पर स्थित है,
चंदेरी का किला देखने योग्य है अशोकनगर में, जिसका निर्माण किसने कराया था? कीर्तिपाल ने कराया था। किसने कराया था? कीर्तिपाल ने कराया था चंदेरी के किले का निर्माण। खूनी महल, नौखंडा महल कहाँ पे स्थित है? खूनी महल, नौखंडा महल अशोकनगर में चंदेरी के किले में ही स्थित है, और ये चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है अशोकनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला गो स्तंभ बनाया जाएगा? तो देश का दोस्तों पहला गो स्तंभ बनाया जाएगा देवास। बेसिकली देवास जिले के सोन कक्ष में इसका निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? देवास जिले के सोन कक्ष में, जो कि जैन तीर्थ स्थल भी है। तो देश का पहला गो स्तंभ बनाया जाएगा सोन कक्ष में, ठीक है, पुष्पगिरी में। ठीक है, 5 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और 500 गायों को रखने की यहाँ पे व्यवस्था होगी। 5 करोड़ की लागत से पुष्पगिरी में 500 गायों के रखने की व्यवस्था होगी। ये देश का पहला गो स्तंभ होगा, ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे देवास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवास के बारे में देख लेते हैं। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला थाना कौन सा हैगा? तो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला थाना देवास है। बैंक प्रेस नोट अर्थात नोट छापने का कारखाना कहाँ पे है? तो ये भी देवास में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो वो देवास में स्थित है। मांगलिया आपने सुना होगा, गैस बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे स्थित है। आयसर की फैक्ट्री चमड़ा संयंत्र यहाँ पे स्थित है। एस कुमार शूटिंग एवं सेटिंग है। टाटा का असेंबली सेंटर यहाँ पे स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट चामुंडा देवी का मंदिर। चामुंडा देवी का मंदिर भी देवास में स्थित है, यहाँ पे रोप वे भी बनाया गया है। और जाम गोदरानी पवन ऊर्जा संयंत्र दोस्तों वो भी कहाँ पे है? देवास में। देवास में ही बागली गांव है, और इस बागली गांव में दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास में ही बागली गांव से। ठीक है, तो ये थे देवास से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न है कि 16 से 18 मार्च तक राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में हुआ दोस्तों। और याद रखिए मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है दोस्तों वो कौन सा है? मलखंभ है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ। राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस जिले का रहा? तो स्वाभाविक सी बात है उज्जैन का रहा, क्योंकि मलखंभ अकादमी भी कहाँ पे दोस्तों? उज्जैन में है, और वहाँ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा उज्जैन का। ठीक है, उज्जैन वही जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है, महाकाल की नगरी है और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता 2021 में बालिका वर्ग में चैंपियंस ऑफ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो चैंपियंस ऑफ चैंपियन से अवार्ड से सम्मानित किया गया शिवानी किलोरिया को। किसको किया गया? शिवानी किलोरिया को, जो कि उज्जैन की थी, इसलिए भैया उज्जैन ने अच्छा प्रदर्शन किया। और चैंपियंस ऑफ चैंपियन अवार्ड में बालक वर्ग में किसे किया गया? तो पंडित यादव को, जो कि भोपाल के हैं। ठीक है, तो बालिका वर्ग में चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड किसे मिला? शिवानी किलोरिया को। और बालक वर्ग में किसको मिला? पंडित यादव को। बालिका वर्ग में शिवानी किलोरिया को, बालक में पंडित यादव को। और मलखंभ क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव दुनिया का सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट फतेह करेंगे? तो ये निवाड़ी के हैं दोस्तों, कैप्टन सुरेंद्र सिंह यादव। ये हैं भैया भावना ढेरिया। भावना ढेरिया से प्रेरित होकर इन्होंने भी कहा कि मैं भी करूंगा एवरेस्ट फतेह। ठीक है, उन्हीं से प्रेरित होकर 30 मार्च को ये एवरेस्ट फतेह के लिए निकल गए हैं योगी आदित्यनाथ से मिलके। तो याद रखना ये कौन है? निवाड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट जूडो अकादमी भोपाल की किस खिलाड़ी का चयन चीन में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हुआ है? तो अभी हम पढ़ के आए थे, गौरव यादव को भी पढ़ के आए, चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में ताइक्वांडो खेलेंगे। ठीक है, तो ये मुस्कान सोंदिया। ठीक है, ये क्या खेलेंगी? जूडो खेलती हैं। ये भी भैया चीन में होने वाली यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं उनमें जाएंगी। मुस्कान सोंदिया भोपाल की हैं, याद रखना। जूडो खेलती हैं और चीन में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में क्या करेंगी? भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बहुत ही गौरवान्वित पल है मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में भगोरिया उत्सव का आयोजन दोस्तों 22 मार्च से 28 मार्च तक किया गया। आपको बता दूं कि भगोरिया जो उत्सव है दोस्तों भील समुदाय का परिणय पर्व है। क्या है? भील समुदाय का परिणय पर्व है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये मुख्यतः झाबुआ और अलीराजपुर जिले में होता है। कहाँ पे? तो मुख्यतः भगोरिया नृत्य
भगोरिया उत्सव भील समुदाय के द्वारा झाबुआ और अलीराजपुर में। ये होलिका दहन से 7 दिन पूर्व शुरू होता है। कहाँ? होलिका दहन से 7 दिन पूर्व होता है और खूब उल्लास से ये मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना भगोरिया उत्सव का संबंध किससे? भील समुदाय से। भगोरिया नृत्य कौन करता है? तो वो भी भील समुदाय करता है। झाबुआ अलीराजपुर में प्रमुखता ही होता है और होली से 7 दिन पूर्व ये शुरुआत होती है। ठीक है, भगोरिया उत्सव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना खंडवा में स्थित है। निर्माण कब तक लक्ष्य? कि 2023 तक। तो अब दो प्रश्न है कि ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना कहाँ पे? खंडवा में है। कहाँ पर 600 मेगावाट की सोलर फ्लोटिंग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ओमकारेश्वर में। आप देख पा रहे होंगे पानी पे तैरेंगे, फ्लोटिंग करेंगे और 2023 तक इसको लक्ष्यगा। ओमकारेश्वर दोस्तों मानधाता ग्राम में स्थित है और यहाँ पर ओमकारेश्वर परियोजना भी है जो कि इंद्रा नदी पर स्थित है और ये जाना जाता है भैया किस लिए? ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक उज्जैन ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा नदी पर ही स्थित है, इतना याद रखना। तो विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना का निर्माण 2023 तक पूरा कर देंगे। ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों में MOA पर हस्ताक्षर किए? MOA का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसकी शुरुआत तो 2005 में की गई थी परंतु ये धरातल पर नहीं उतर पाई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी? तो केन बेतवा लिंक परियोजना। कब इसे स्वीकृति मिली थी? 2005 में। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी MOA पर हस्ताक्षर कर दी। ये आप देख पा रहे हो, ये है बेतवा नदी, ये है केन नदी और इनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे। एक जो समस्या आ रही वो आ रही है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी गुजरती है तो उसको नुकसान पहुंचने की संभावना है, परंतु ये एक बहुत ही अद्भुत कदम है। इससे क्या होगा कि जो नदियाँ सूखती हैं, नदियों की कमी है, उसको पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, बेतवा नदी का उद्गम दोस्तों रायसेन के कुमरा गांव से होता है। कहाँ से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। और राजघाट और मातरटीला बांध दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है, राजघाट और मातरटीला। जबकि के नदी का उद्गम दोस्तों कैमूर पहाड़ी कटनी से निकलता है। कैमूर पहाड़ी कटनी से के नदी का उद्गम होता है। के नदी भी और बेतवा नदी दोनों ही चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो याद रखना बेतवा नदी पर राजघाट और मातरटीला परियोजना भी है। और केन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में आई थी और अब MOA पर किसने हस्ताक्षर कर दिए? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने। हाल में ही किसी स्टूडेंट द्वारा कम खर्च और बिना साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की नई दवा एस्प्राजिनेस M-SPAR का आविष्कार किया गया। तो IIT इंदौर के स्टूडेंट ने क्या कर दिया? कम खर्च और बिना साइड इफेक्ट वाली एक कैंसर दवा एस्प्राजिनेस का आविष्कार कर दिया कि भैया अब कोई ज़्यादा खर्च नहीं आएगा और कोई भी तुम्हें साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये है IIT इंदौर। ये आप देख पा रहे होंगे IIT इंदौर। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ पे IIT और IIM दोनों थे तो वो इंदौर ही था। ठीक है, तो याद रखना IIT इंदौर की स्टूडेंट ने ये दवाई बनाई है बिना साइड इफेक्ट वाली, कम खर्च वाली। और IIT इंदौर की स्थापना 2009 में हुई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा इंदौर में। कहाँ बनाया जाएगा? इंदौर में प्रदेश का पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर। ठीक है, याद रखिए बोन मेरो ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा कौन सा? मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि IFF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की कौन सी खिलाड़ी विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? तो याद रखना चिंकी यादव। इनका संबंध शूटिंग से है और ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। बहुत IMP क्वेश्चन है। चिंकी यादव विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है शूटिंग में और इन्होंने शूटिंग से संबंधित है, इतना याद रखना। अब दूसरे नंबर पे कौन है? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह है। ये दोनों ही मध्य प्रदेश के, चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तो दोस्तों टोक्यो में होने वाले जो ओलंपिक है 2021 में, उसमें भी क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किससे है? शूटिंग से संबंधित है।
सिद्धूमल खिलवानी का हाल में निधन हो गया। वे किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो जनता पार्टी और भाजपा से संबंधित थे सिद्धूमल खिलवानी, ठीक है, राजनेता थे। और राज्य मीडिया सेंटर का निर्माण दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये राजधानी भोपाल में किया जाएगा, राज्य मीडिया सेंटर का गठन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स और स्टैटिक फैक्ट्स। साथ में 2 प्रश्न और देख लीजिए कि निःशुल्क गो एम्बुलेंस सेवा शुरू कहाँ की गई? तो ये सागर जिले में की गई, निःशुल्क गो एम्बुलेंस सेवा। और बिरला फाउंडेशन द्वारा किस जिले में प्रख्यात लेखक शरद पगारे को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से चुना गया? उनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, तो वो खंडवा के हैं। इनको बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, ठीक है। और गो एम्बुलेंस सेवा सागर जिले में। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्न, साथ ही स्टैटिक फैक्ट्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम और भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट हो, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।